अंदर तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड। और आज हम बात करने वाले हैं आज के इस ट्रेनिंग में एलिमेंट्स ऑफ वेब 3.0। माय डियर फ्रेंड, आपको ऑलरेडी इस बात का पता होगा कि जिस इंडस्ट्री में हम डील कर रहे हैं दैट इज वेब 3.0। हालांकि कुछ लोग उसको क्रिप्टो इंडस्ट्री बोलते हैं, कुछ लोग उसको कुछ और बोलते रहते हैं, बट इंडस्ट्री जो है दैट इज वेब 3.0। और आज हम इसके एलिमेंट्स पे बात करने वाले हैं। हम आज के इस ट्रेनिंग सेशन को आगे लेके चले, थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अनुराग गेरा है। आप ज्यादातर लोग मुझे पहचानते होंगे। मेरा नाम अनुराग गेरा है। बाय क्वालिफिकेशन में एक एमबीए हूँ। सन 2006 में अपने एमबीए को पास आउट करने के बाद मैंने अलग अलग कॉर्पोरेट्स में सेल्स की फील्ड में काम किया। देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ इनटू ट्रेनिंग इंडस्ट्री, और उसके बाद मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री के साथ बना रहा। बीच में अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक बिजनेस की भी शुरुआत करी थी, जो कि कोरोना काल में मुझे शट डाउन करना पड़ा। और उस समय पे क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटीज को तलाश रहा था, मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहा था जिनके साथ मैं ट्रेनिंग के अंदर अलाइन हो सकता हूं, तब मुझे ये मौका मिला। मैं मीथर के साथ अलाइन हुआ और उसके बाद से एज ए ट्रेनिंग पार्टनर मैं और साजवन सर काम कर रहे हैं। और आज भी साजवन सर जो है कसौली के अंदर है, वो वहां पर ट्रेनिंग डिलीवर कर रहे हैं। वहां पे एलडीपी है 1 नाइट 2 डेज की, वहां पे वो चीज चल रही है। कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है माय डियर फ्रेंड, मुझे नहीं पता किस लिए हैंड रेस किया है, अभी से क्या सवालात उनको करने हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीच में हैंड रेस नहीं करें, क्योंकि मैं किसी का हैंड रेस करके कोई रिप्लाई अभी नहीं करने वाला। आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन में जब आपको बोलूंगा हैंड रेस करने के लिए, और तब अगर आपके मन में कोई सवालात होंगे तो आप उसको पूछ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज की इस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अभी भी मुझे नहीं पता कितने लोगों ने अभी तक इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुना है, समझा है और अप्लाई किया है। हम कहते हैं ना, लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग इज अर्निंग। माय डियर फ्रेंड, लर्निंग इज नेवर अर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इज अर्निंग। अभी जब साजवन सर का सेशन इसके ऊपर चल रहा था यूट्यूब के ऊपर, और मैं उनको दोबारा सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था जैसे मैं वो सेशन फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें देखने को सुनने को मिल रही थी। सो माय डियर फ्रेंड, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस ट्रेनिंग को फील्ड पे जाके अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि भाई मेरा काम है सिर्फ ज्वाइनिंग लेके आना। माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत 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 बड़ा स्कोप है, और मीथर एज एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। मगर सवाल यह है कि क्या आप लोगों तक वो वैल्यू डिलीवर करके आ रहे हैं कि एक व्यक्ति आपके साथ बड़े लेवल पे काम करे, एक व्यक्ति आपको एज एन एक्सपर्ट देखना शुरुआत करे। क्योंकि अगर आप वो वैल्यू डिलीवर करके नहीं आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो लॉन्ग रन में आप कभी भी एक बड़ा अंपायर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, जितने भी स्पार्टन्स हैं वो एक्टिवली स्टेज पे आके बोले या नहीं बोले, बट उन लोगों के पास इस इंडस्ट्री के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में हमसे ज्यादा बेहतर नॉलेज है, चीजों को डिलीवर करने की हमसे ज्यादा बेहतर नॉलेज है। माय डियर फ्रेंड, जो फियर होता है ना, फियर फियर का केवल एक ही एंटीडोट होता है, दैट इज नॉलेज, दैट इज इंफॉर्मेशन। और मैं कई बार बोलता हूं कि कामयाब होने के लिए केवल एक ही चीज चाहिए, दैट इज राइट इंफॉर्मेशन। जब राइट इंफॉर्मेशन, जब सही इंफॉर्मेशन हम सही वक्त पर बाकी लोगों से पहले मिल जाती है, और मैं उसको सही जगह पे अप्लाई कर देता हूं, तब माय डियर फ्रेंड मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो जाता हूं। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वैल्यूएबल। जब आप ये इंफॉर्मेशन जाकर फील्ड पर डिलीवर करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो लोग आपको एज एन एक्सपर्ट देखना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का मन में, जब मैं 1-to-1 मिलता हूं तो लोगों का जवाब पूछना होता है, सर लोग क्रिप्टो के लिए नेगेटिव हैं, सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव हैं, हमारी बात नहीं सुनते, हम उनको कैसे बताएं, कैसे समझाएं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको इस बात को समझना जरूरी है कि आप जो चीज समझा रहे हैं, आपका खुद का उसके ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे पीछे इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति ने अप्रोच किया। मैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर डेली बेसिस पर शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूं।
जो कि सेल्स से और माइंडसेट से रिलेटेड होती हैं, जो कि एक व्यक्ति को बेहतर सेल्स कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। तो इंस्टाग्राम पर मेरे से एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि सर, मैं कंपनी में जॉब करता हूं जो कि हाई एंड एजुकेशनल कोर्सेज को सेल करती है, और मेरी जो परफॉर्मेंस है वो बिलो पार है, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जिससे मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए? तो मैंने उस व्यक्ति से केवल एक सवाल पूछा और मुझे उस सवाल का एक्सपेक्टेड आंसर मिला। मैंने उनसे केवल एक सवाल पूछा कि जो प्रोडक्ट आप पेरेंट्स को ऑफर कर रहे हैं, जो आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं उनको ऑफर कर रहे हैं, डू यू ट्रूली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट? क्या आपको उस प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर पूरा भरोसा है? क्या आपको लगता है कि अगर 1 लाख रुपए चार्ज किया जा रहा है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए है? माय डियर फ्रेंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक होता है प्राइस, एक होता है वैल्यू। प्राइस इज व्हाट आई पे, वैल्यू इज व्हाट आई गेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टी शर्ट अगर पहनी हुई है, वो टी शर्ट लेट्स से 1000 रुपए की है। 1000 रुपए मैंने जो पे किया वो प्राइस है, बट उसको पहन के मुझे जो फीलिंग हुई, जो कॉन्फिडेंस आया, मैं जाके मार्केट के अंदर बेहतर ढंग से अपनी चीजों को प्रेजेंट कर पाया और उससे मैंने जो बिजनेस कन्वर्ट किया वो 10,000 रुपए का है। तो मुझे वैल्यू कितने की मिली? 10,000 रुपए की। और प्राइस मैंने कितना पे किया? 1,000 रुपए। सो प्राइस इज व्हाट आई पे, वैल्यू इज व्हाट आई गेट एंड डिराइव। एक व्यक्ति जब ट्रेनिंग में आता है और लेट्स से उसने 2,000 रुपए की टिकट खरीदी उस ट्रेनिंग के अंदर, मैं उसमें इंक्लूड भी नहीं करता कि खाना पीना भी होता है, मैं कहता हूँ से प्योरली ट्रेनिंग के लिए आया और उसने ट्रेनिंग के लिए 2,000 या 5,000 रुपए दिए। एलडीपी हुई, एडवांस एलडीपी, उसके लिए उसने 15,000 रुपए दिए। पर उस 15,000 रुपए को पे करने के बाद जब वो व्यक्ति वापस फील्ड पर गया तो उस नॉलेज को अप्लाई करके उसने 5 लाख की बिजनेस अपना इंप्रूव कर लिया। अगले 90 दिनों में उसका जो बिजनेस की वैल्यू है वो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए से इंप्रूव हो गई। तो वो जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है, जबकि प्राइस जो पे किया गया था वो 15,000 रुपए पे किया गया था। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। सो मैंने उस व्यक्ति से पूछा, डू यू ट्रूली बिलीव कि जो प्राइस आपका एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, एक बच्चे के पेरेंट जो पे कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट, आपको लगता है उससे ज्यादा वैल्यूएबल है? और उसका आंसर था, सर मुझे तो लगता है कि जो सारी कंपनीज है ना, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आई हुई हैं, और प्रोडक्ट की तो कोई वैल्यू है नहीं, ये फालतूगिरी है, और ये दो लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। और मुझे लगता है कि भाई मुझे फिर भी नौकरी तो करनी है ना, मैं क्या करूं, मुझे तो बेचना है। तो मैंने उसे बोला, ईदर यू स्टार्ट बिलीविंग इन द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट, अपने आप को रीजंस दो, और यू चेंज योर लाइन, आप अपनी नौकरी चेंज कर लो। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस you do not believe in the value of your product, till the time you are not able to sell the product. And trainings and education आपको आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू समझाने के लिए होता है। वंस यू अंडरस्टैंड द वैल्यू, वैल्यू लाइफ टाइम के लिए मिलती है, प्राइस आप एक बार पे करते हैं। यू ओनली पे द प्राइस वंस, बट यू गेट द वैल्यू फॉर द लाइफ टाइम। माय डियर फ्रेंड, मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। वो 40,000 रुपए की ट्रेनिंग के अंदर मुझे केवल एक लाइन समझ में आई थी, जिसने मेरी लाइफ में टाइम को देखने का नजरिया बदल दिया। मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बहुत देखता हूं, किताबों से ज्यादा मैं वहां पर जाकर चीजों को सीखने पे फोकस्ड रहता हूं। बट मुझे कहीं ना कहीं मन में गिल्ट रहता था, यार मैंने ना आज 1.5 घंटे या 2 घंटे एक मूवी देखने पे लगा दिया, या मैंने 1 घंटा यूट्यूब की वीडियोस देखने पे लगा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो केवल सोशल मीडिया वाला पार्ट है। तो मुझे लगता था मैंने टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया। और उस ट्रेनिंग के अंदर एक लाइन बोली गई
द टाइम यू प्लान टू वेस्ट इज नॉट अ वेस्टेड टाइम। अगर आपने एक टाइम को निर्धारित किया है कि आप उस टाइम पे मूवी देखेंगे, यू हैव ऑलरेडी प्री डिफाइंड योर ऑब्जेक्टिव, और आप उस समय पे अगर मूवी देख रहे हैं तो वो वेस्टेड टाइम नहीं है, वो टाइम का यूटिलाइजेशन है, बिकॉज आपने सोच समझ के डिसीजन लिया। हाँ, आपने डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारूंगा और उस समय पर आप मूवी देख रहे हैं तो टाइम वेस्ट करना है। उस समय पे आप बिजनेस की कॉल ले रहे हैं तो टाइम वेस्ट करना है। आपने कहा मैं ट्रेनिंग लूंगा, बट ट्रेनिंग के टाइम पे आपका दिमाग किसी और जगह पे लगा हुआ है, तो वो वेस्टेड टाइम है। सो इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग और आप उस समय पे वही काम कर रहे हैं, तो वो टाइम का वेस्टेज नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस ट्रेनिंग्स के लिए जो हम प्राइस पे करते हैं, जो चीजें हम पे करते हैं, दैट मेक अस वैल्यूएबल, और वो इंफॉर्मेशन जब हम मार्केट में जाके डिलीवर करते हैं तो वहां से मुझे और ज्यादा वैल्यू मिलती है। तो जब आप बोलते हैं ना मैं क्रिप्टो, अभी भी मैं अगर किसी सवाल पूछता ना कौन सी इंडस्ट्री में आपका क्या काम है, तो कहते हैं हम क्रिप्टो करेंसी में है, क्वाइन बेचने का काम है। नो माय डियर फ्रेंड, आपका काम क्वाइन बेचना नहीं है, आपका इंडस्ट्री क्रिप्टो करेंसी नहीं है। यू आर इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यू आर इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। आप लोगों को एजुकेट करने के काम में है, एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो कि आने वाले वक्त की इंडस्ट्री है, और आप लोगों को एजुकेट करते हैं कि उस इंडस्ट्री में आकर आप कैसे अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं। यू आर इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। You are not in the business of cryptocurrency, you are in the business of education. Cryptocurrency is cryptocurrency is just the medium to achieve that thing. वो केवल मीडियम है। जब एक दुकान एक व्यक्ति खोलता है, मिठाई की दुकान खोलते तो वो मिठाई के बिजनेस में है। पैसा देके जो मिठाई खरीदी जा रही है उसके बिजनेस में नहीं है। सो हमारी इंडस्ट्री है Web3, और हम उसके बारे में एजुकेट करने के बिजनेस में। माय डियर फ्रेंड, हमारा काम एजुकेट करना है। एज एन नेटवर्क मार्केटर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा काम क्या, लोगों तक उसकी एजुकेशन देना। जब मैं लोगों तक इस इंडस्ट्री की एजुकेशन देता हूं तो वो मेरे साथ एसोसिएट हो जाते हैं। उस एसोसिएशन के लिए दे नीड टू बाय क्रिप्टो करेंसी ऑफ द कंपनी, दे नीड टू बाय द एजुकेशनल पैकेज ऑफ द कंपनी। तो यू आर बेसिकली इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एंड नॉट इन द बिजनेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आप एजुकेशन के बिजनेस में, और आप किस बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अबाउट द फ्यूचर ऑफ Web3। किस तरीके से Web3 दुनिया को बदल देगा, किस तरीके से आप Web3 के साथ आज एसोसिएट होकर अपने भविष्य को किसी भी और इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा बेहतर ढंग से माय डियर फ्रेंड क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को एजुकेशन देने के बिजनेस में। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट ये चेंज कीजिए, यू आर इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और जितनी बेहतर एजुकेशन आपके पास होगी उतनी बेहतर इंफॉर्मेशन आप लोगों तक दे पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं द इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ वेब 3.0। शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली वेब 3.0 है क्या, गोल क्या है हमारी इंडस्ट्री का, हमारी इंडस्ट्री किस प्रकार से काम करती है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। माय डियर फ्रेंड, आपको चीजों के ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो इतना तक बोलता हूं कि जब आप किसी व्यक्ति से मीटिंग करने जाते हैं तो उस मीटिंग का भी एक ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव केवल और केवल ज्वाइनिंग लेना नहीं होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं माय डियर फ्रेंड। जब एक व्यक्ति टीवी पर एड दिखाता है, आप एक मूवी पे जब एड दिखाते हैं तो उसका अपने एक ऑब्जेक्टिव होता है। एक व्यक्ति जब टीवी पे एड दिखाता है उसका अपने एक ऑब्जेक्टिव होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है टू बिकम इंटेलिजेंट, ऑटोनोमस एंड ओपन। इंटेलिजेंट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की कम से कम जरूरत पड़े और मशीन इंटेलिजेंस बढ़ती जाए, ताकि ज्यादा बेहतर ढंग से, ज्यादा ऑटोनोमस तरीके से काम किया जा सकता हो।
ये जो एआई आ रहा है ये हमारी ही इंडस्ट्री की तरफ जाने का एक रास्ता है, ये प्रोसेस हो रही है जो हम वेब 3 पे शिफ्ट हो रहे हैं। चैट जीपीटी हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट है, और बहुत सारी चीजें जो आ रही है, डिस्कॉर्ड हमारी रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड, हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड दैट डायरेक्शन टू बिकम इंटेलिजेंट, ऑटोनॉमस एंड ओपन। व्हाट इज ओपन? ताकि सीक्रेसी नहीं रहे। सेंट्रलाइज्ड वाले में सीक्रेसी होती है, ओपन हो जाए ताकि एक व्यक्ति ट्रांजैक्शंस को देख सकता हो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फंडामेंटल्स ऑफ वेब 3.0 क्या है? किन बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर, किन बेसिक बुनियादों के ऊपर हमारा ये इंडस्ट्री खड़ी होने वाली है? ऑब्जेक्टिव तो है जो उसने अचीव करना है, बट उसके पिलर्स क्या रहेंगे जिन पिलर्स के ऊपर ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे? ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, ताकि चीजें की पारदर्शिता बढ़े, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की डीलिंग की पारदर्शिता बढ़े, एक व्यक्ति दूसरे से अपनी कमिटमेंट को पूरा करे, उसकी पारदर्शिता बढ़े, उसकी ऑटोनॉमस चीज बढ़े, ट्रस्टलेस हो। व्हेन वी से ट्रस्टलेस मींस कि मुझे दूसरे के भरोसे पे ना रहना पड़े, चीजें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पेमेंट ट्रांसफर करता हूं तो मुझे बैंक पे ट्रस्ट करना पड़ता है। मैं अपना पेमेंट किसी को उधार पे देना चाहता हूं तो मैं वाया बैंक देता हूं, मुझे बैंक पे ट्रस्ट करना पड़ता है। और बैंक की फंक्शनैलिटी जो है वो सीक्रेट है, सीक्रेसी में है। मगर ब्लॉकचेन के आने के बाद जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो ओपन हो रही है, लोग उनको देख सकते हैं। उसके लिए किसी थर्ड पार्टी मीडिएटर, किसी सिंगल थर्ड पार्टी मीडिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो व्हाट इज एस ट्रस्टलेस, कि हमें सामने किसी एक इंडिविजुअल पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ऐसा ऑटोनॉमस बनता जा रहा है कि वो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करेगा, जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। डिसेंट्रलाइज्ड, एक के एक अधिकार में नहीं होगा, मल्टीपल लोगों के अधिकार में होगा। हर एक व्यक्ति का अपनी से होगी उसके अंदर, और कोई एक व्यक्ति इस पोजीशन में नहीं होगा कि सिस्टम को अपने अकॉर्डिंगली तोड़ मरोड़ सके। ये तीन चीजें, ये तीन फंडामेंटल्स है जिनके ऊपर हमारे सिस्टम का आधार तय होने वाला है। सो व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेब 3.0? एलिमेंट्स के 7 एलिमेंट्स है माय डियर फ्रेंड। इसको हम बीओपी में भी डेली दिखाते हैं। देयर आर 7 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेब 3.0। द नंबर 1 इज ब्लॉकचेन, second is cryptocurrency, third is metaverse, fourth are NFTs, fifth is smart contract, sixth is DeFi, and seventh is decentralized storage. DeFi is decentralized finance. अब ये जो 7 एलिमेंट्स है माय डियर फ्रेंड, इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मैं आपको वेब 2 से भी और वेब 1 से भी कंपैरिजन करके लेके चलता चलूंगा। उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी, सेकंड इज मोड ऑफ एक्सचेंज, एंड थर्ड इज एप्लीकेशंस। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझिएगा, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, सेम वे ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एक मोड ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल होता है। दैट मोड ऑफ पेमेंट इज क्रिप्टो करेंसी, दैट मोड ऑफ एप्लीकेशन इज क्रिप्टो करेंसी, जिसके जरिए वहां पर डीलिंग की जाएगी। और डील किस चीज के लिए किया जाएगा? कुछ ना कुछ यूजेजेस के लिए डील किया जाएगा। अगर आपके लिए ब्लॉकचेन का कोई बेनिफिट नहीं है तो आप ब्लॉकचेन को यूज करने नहीं वाले। आज के अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आप ब्लॉकचेन का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट यूजेज ऑफ ब्लॉकचेन यू पर्सनली? मैं इसके बारे में नहीं कह रहा कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप पर्सनली ब्लॉकचेन का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जी एस के समीर जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर करी है सर। आप एज अ पर्सन, क्या कोई अभी ऐसा व्यक्ति है जो कोई ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, हम केवल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बट वी पर्सनली
आर नॉट यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक डेवलपर यूज कर रहा है ब्लॉकचेन को, आप और मैं अभी यूज नहीं कर रहे। ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट जब आया था तो आपने और मैंने इंटरनेट को यूज करना बहुत बाद में चालू करा। जब ऑर्कुट आ गया, ईमेल आ गया, फेसबुक आ गया, तब हम लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल करना चालू करा। उससे पहले इंटरनेट किस नाम की चिड़िया अपने को कोई नहीं पता था। जब याहू मेल आया, याहू पे चैटिंग होनी चालू हुई, तब जाके हम लोगों ने चालू करना स्टार्ट करा। उससे पहले हम लोग इंटरनेट का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इंटरनेट मौजूद था बट मेरे काम के लिए मौजूद नहीं था। सो टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट, मोड ऑफ एक्सचेंज इज डिफरेंट एंड एप्लीकेशंस आर डिफरेंट। अब हम अगर कैटेगरीज में देखें तो जो ब्लॉकचेन है दैट इज कम्स इनटू टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी कम्स अंडर मोड ऑफ एक्सचेंज, एंड रेस्ट थिंग्स मेटावर्स, एनएफटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब किस में आती है? ये एप्लीकेशंस में आती है। तो एक एक करके हम इनको शॉर्ट में समझने वाले हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन माय डियर फ्रेंड? इट इज अ टेक्नोलॉजी ऑन विच द वेब 3.0 विल बी बिल्ट। वेब 3.0 को बिल्ड करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है, जो बेस का इस्तेमाल होने वाला है, वो है वेब ब्लॉकचेन। जैसे पिज्जा को बनाने के लिए पिज्जा का बेस चाहिए होता है, वैसे ही ब्लॉकचेन को बनाने, बाकी चीजों को बनाने के लिए ब्लॉकचेन एज अ बेस इस्तेमाल होने वाला है। जैसे फेसबुक का बेस क्या है? इंटरनेट। अगर इंटरनेट ना हो तो फेसबुक होगा ही नहीं। आज अगर ईमेल का है तो ईमेल का यूज क्या है? क्योंकि इंटरनेट है, अदरवाइज ईमेल होता ही नहीं। तो जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी था, बेस बना बाकी सब एप्लीकेशंस को बनने के लिए, वैसे ही ब्लॉकचेन बेस बनेगा बाकी सारी टेक्नोलॉजीज को बनने के लिए। अभी एज ऑफ नाउ 7 एलिमेंट्स हैं। क्या भविष्य में और एलिमेंट्स आ सकते हैं? डेफिनेटली यस, और डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली आने वाले माय डियर। इट विल वर्क लाइक द इंटरनेट। जैसे इंटरनेट काम कर रहा है वैसे काम करेगा। ये आधार बनेगा बाकी चीजों की डेवलपमेंट के लिए। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? इट विल एक्ट एज द मोड ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। माय डियर, मैं अपनी बातचीत में बोलता हूं जस्ट बाय एम कॉइन एंड होल्ड बिकॉज इट्स अ न्यू डिजिटल गोल्ड। व्हाई आई रिलेट इट विद गोल्ड? बिकॉज गोल्ड की दो यूजेजेस थे। अगर हम पास्ट में जाए, हम करेंसी के यूजेजेस में जाए, तो गोल्ड दो चीजों में यूज होता था। फर्स्ट इट वाज स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड दैट सेकंड इट वाज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। हम एक दूसरे को गोल्ड देकर भी डीलिंग किया करते थे। उसके बाद जब करेंसी छपी तो पहले गोल्ड के रिजर्व्स के ऊपर ही करेंसी छपी थी, गोल्ड रिजर्व देखा जाता था। अब एक दूसरे का देखा जाता है कि कितना आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। इसको किसी दिन हम क्रिप्टो करेंसी का जब इतिहास समझेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से करेंसी डेवलप हुई और कैसे क्रिप्टो करेंसी भविष्य में काम करने वाली है। इन सब चीजों को भी हम समझने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। अब इट विल एक्ट एज अ मोड ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। आज हम जब इंटरनेट के जमाने की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, और मुझे किसी को हिंदुस्तान से बाहर पेमेंट भेजनी होती है, तो मैं क्या मेथड यूज करता हूं? पेपॉल यूज कर लेता हूं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज कर लेता हूं, जो कि वीजा और मास्टर कार्ड के द्वारा जो है ऑपरेट होते हैं। अगर आप देखें, वीजा और मास्टर कार्ड दुनिया भर में अवेलेबल है। यानी वीजा और मास्टर कार्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो कि दुनिया भर की चैनलाइज को एक साथ क्लब कर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका के साथ भी वीजा है, बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी वीजा है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी वीजा है, डॉशे बैंक के साथ भी वीजा है, सिटी बैंक के साथ भी मास्टर कार्ड है, और बैंक ऑफ बहरेन के साथ भी मास्टर कार्ड है। सो दे आर क्लबिंग, दे आर गिविंग वन प्लेटफॉर्म, वन टेक्नोलॉजी जो इनको आपस में क्लब कर रही है। इसी वजह से आप जब हिंदुस्तान का भी क्रेडिट कार्ड लेके हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं और वहां पे जाके स्वाइप करते हैं, तो वो स्वाइप एक्सेप्ट हो जाता है। बिकॉज बैंक ऑफ बहरेन और बैंक ऑफ इंडिया भले ही ना आपस में कनेक्टेड हो, बट एक टेक्नोलॉजी के जरिए, वीजा की टेक्नोलॉजी के जरिए दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। उन्हें पता है कि भैया आपको इस क्रेडिट कार्ड पर इतना
लिमिट ऑफर की गई है, आप इतना यूज कर चुके हो, ये सब चीजें कर चुके हो, इसलिए आप इतना और इस्तेमाल कर सकते हो। दे आर सो मच अवेयर कि आप वहां पे धीराम में पेमेंट करते हो, आप डॉलर्स में पेमेंट करते हो, और आपको बिल जो मिलता है वो INR में मिलता है, तो वो लाइव करेंसी रेट भी ट्रांसफर कर लेते हैं। उनको पता है किस दिन आपने करा है, उस दिन करेंसी का क्या रेट चल रहा है। तो अगर आपने $100 खर्च करे हैं तो आपको इंडियन रुपीज में कितना का बिल आना चाहिए वो उन्हें पता है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज मोड ऑफ पेमेंट। तो जब हम वेब 3 पर बात करेंगे, हम वेब 3 की टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, सो मोड ऑफ पेमेंट विल बिकम क्रिप्टो करेंसी। आज अगर हम देखें इंटरनेशनली अगर एक चीज चल रही है, वो है चलती है डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, जो कि वीजा और मास्टर कार्ड द्वारा है। आप पेटीएम जाके यूज नहीं कर सकते, यूपीआई जाके यूज नहीं कर सकते अमेरिका के अंदर, कि चलो इंडिया में पेटीएम चल रहा है, मैं अमेरिका में पेटीएम कर देता हूँ किसी को, नहीं चल रहा वो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेब 2 की करेंसी क्या है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी। जबकि वेब 3 की क्या रहेगी, क्रिप्टो करेंसी। मगर क्रिप्टो करेंसी दूसरे तरीके से काम करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि ये एक एक्सचेंज की, ये एक शेयर की तरह काम करती है। जैसे गोल्ड को अगर हम होल्ड करके रखते थे और भविष्य में अगर गोल्ड का रेट बढ़ जाता था तो आपको गोल्ड का बढ़ा हुआ रेट मिलता था, सेम वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी होल्ड ऑफ वैल्यू है, जिसका प्राइस अप एंड डाउन हो सकता है। तो अगर भविष्य में इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको बढ़ा हुआ प्राइस मिलेगा, अगर घट जाएगा तो घटा हुआ प्राइस मिलेगा, बिकॉज ये एक एक्सचेंज की तरह, ये एक शेयर मार्केट की तरह, एक शेयर्स की तरह काम कर रहा है। So it will act as a mode of payment as well as store of value. Will have existence in internal community. हर एक की अपनी इंटरनल कम्युनिटी में इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपसे बात करूं, हिंदुस्तान में INR चलता है, दुबई में धीराम चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, बट अमेरिका का डॉलर हिंदुस्तान में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका की इंटरनल करेंसी है। सेम वे हर एक कम्युनिटी की एक इंटरनल करेंसी होगी। माय डियर फ्रेंड, कुछ कूपन्स आते थे पहले सुडेक्सो के, अगर आपने नाम सुना हो, किसने अगर सुना है तो वो हैंड रेस करेगा। सुडेक्सो का कूपन किसने सुना हुआ है? सुडेक्सो के कूपन्स आते हैं माय डियर फ्रेंड। मेरी आवाज जा रही है? हेलो? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। सुडेक्सो के कूपन आया करते थे। सुडेक्सो के कूपन क्या थे? बड़ी बड़ी कंपनी सैलरी में सुडेक्सो को कूपन दे दिया करती थी, सैलरी में सुडेक्सो को कूपन दे दिया करती थी। और सुडेक्सो का क्या था, अभी भी चलते हैं। सुडेक्सो क्या था, सुडेक्सो अलग अलग काउंटर्स पे जाके, अगर मैं आपको गूगल पे जाके इसको दिखाना चाहूं तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको कुछ कोशिश करता हूं दिखाने की। ये माय डियर फ्रेंड मैं आपको अब दिखा रहा हूं, ये सुडेक्सो के कूपन उस तरह से हुआ करते थे। पहले ये चलता था इस तरीके से, जब मैं जॉब में था तो आपको इस तरह के सुडेक्सो के कूपन मिलते थे। अब इसमें क्या होता था, प्रीमियम पास है एक तरीके का। इसके अंदर आप किसी भी काउंटर पे जाकर, जैसे 40 रुपए लिखा हुआ है, तो आप वहां पे जाके वो मील खा सकते थे जहां पे ये चलेगा। होता क्या था, थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाता था, वैलिड अप टू 31/12/2013। उसके बाद इस तरीके के प्लास्टिक मनी में ये आना शुरू हो गया और स्वाइप होने शुरू हो गए। वहां पर मशीन लगी होती थी सुडेक्सो की, वहां जाके स्वाइप कर सकते थे। इसमें क्या होता था, कंपनी को कैश नहीं पे करना पड़ता था। कंपनी को 40 रुपए की बजाय वो 25 रुपए या 30 रुपए या 35 रुपए का पड़ जाता था। क्लाइंट को, एम्प्लॉय को पूरा 40 रुपए का दे दिया, तो कंपनी के लिए भी बेनिफिट होता था। अब सुडेक्सो क्या कर रहा था, सुडेक्सो अपना अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा था। उसने मल्टीपल आउटलेट्स के साथ डीलिंग कर ली कि भाई मैं आऊंगा, सुडेक्सो वाला कोई मेरा देगा तो तुम चला लेना, तुम्हारे 40 रुपए का अगर खर्चा होगा तो मैं तुम्हें 38 रुपए पे करूंगा। तो वो क्या कर रहा है, खर्चा वहां पे 40 रुपए का हो रहा है, मगर वहां पर वो
पेमेंट 2 रुपए का बेनिफिट खुद के लिए जनरेट कर रहा है। उससे क्या होता था, उसने नेटवर्क क्रिएट कर दिया, एक तरफ एम्प्लॉइज का और एक तरफ से उसने वेंडर्स को क्लब कर दिया। यानी कि सुडक्सो के शेयर्स लोग एम्प्लॉइज को दे दिए कॉर्पोरेट्स ने, और उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन चालू कर दी। अभी भी ये चीज चलती है। आप देखिए यहाँ पे जाकर अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो एडेड बेनिफिट्स क्या है, इंसेंटिव एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या है, सुडक्सो प्रीमियम पास, सुडक्सो प्रीमियम पास रिवॉर्ड, सुडक्सो प्रीमियम पास सेलिब्रेशंस, मील बेनिफिट्स। अभी भी व्यक्ति अपने एम्प्लॉइज को ये आज भी चीज चल रही है। मर्चेंट डायरेक्टरी, अभी भी ये चीज यहां पर ऑलरेडी जो है वो चल रहे हैं। तो इससे क्या होता था, जो एक एम्प्लॉयर है उसको थोड़ा सस्ता पड़ जाता था सैलरी के पर्सपेक्टिव से। जो मर्चेंट है उसको ये बेनिफिट हो जाता था कि भाई जिसके पास सुडक्सो कार्ड है और जिसका सुडक्सो अवेलेबल हो रहा है वो वहीं जाएगा यूज करने, तो उनको एडिशनल बेनिफिट हो गया। अब क्या आपके पास सुडक्सो कार्ड है? नहीं है। मेरे पास का सुडक्सो कार्ड है? नहीं है। पर जिन लोगों का सुडक्सो कार्ड है वो सुडक्सो की एक इंटरनल कम्युनिटी हो गई। वो लोग प्रेफरेबली कहां पे जाके शॉपिंग करेंगे? वहीं पे प्रेफरेबली शॉपिंग करेंगे जहां पे सुडक्सो कार्ड अवेलेबल है, एक्सेप्टिव है। क्यों? क्योंकि उनका पास आईएनआर की बजाय एक कूपन मिल गया है, वो वहीं जाके यूज होगा। सेम वे माय डियर फ्रेंड, क्रिप्टो करेंसी भी एक इंटरनल करेंसी की तरह होगी। जो व्यक्ति आज हमारे साथ एम कॉइन में क्लब होते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे वेंडर्स आज ये कहते हैं कि भाई मैं एम कॉइन में पेमेंट लेने को तैयार हूं। एम कॉइन में पेमेंट लेने को तैयार हूं क्यों? क्योंकि वो एम कॉइन की बेनिफिट्स को समझते हैं। तो उन्हें पता है कि भाई अगर आज मैंने 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए में मेरे को पड़ तो 75 रुपए की रही है। 100 रुपए का अगर एम कॉइन आ जाता है और मैं उसमें से 10 रुपए का भी एम कॉइन सेव करके रख लेता हूं, तो भविष्य में वो 10 रुपए बढ़ के 20 हो जाएंगे, 30 रुपए हो जाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसको इमीडिएट होल्ड ऑफ वैल्यू के लिए यूज नहीं कर रहे। और वो बाद में किसको सेल आउट करेंगे? एक्सचेंज पे जाके आप और मैं ही, जिसको दोबारा से जरूरत पड़ेगी वो उसको सेल आउट करेंगे। बट क्योंकि उनके पास शायद आज इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है टू सेल इट, तो वो क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। माय डियर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी ऐसे ही करते हैं। पेटीएम का भी जो रेवेन्यू मॉडल है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट आता है उससे, जो हम वॉलेट होल्ड करते हैं। कभी किसी दिन एडवांस एलडीपी ट्रेनिंग होगी तो आई विल शो यू हाउ दीज थिंग्स हैपन। और ये बातें इसलिए आपको समझनी जरूरी था कि आपको समझ में आए कि आफ्टर ऑल हमारी कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या रहने वाला है। हमारी कंपनी का रेवेन्यू मॉडल सिर्फ ये नहीं रहने वाला कि हाँ भाई बेचे जाओ और जोड़े जाओ, बेचे जाओ और जोड़े जाओ। नहीं, वी आर वर्किंग ऑन सॉलिड रेवेन्यू पैटर्न, जिनको हम कहीं ना कहीं एलडीपीज के अंदर शेयर भी करते हैं। सो विल हैव एग्जिस्टेंस इन इंटरनल कम्युनिटी। तो एम कॉइन किसके लिए वैल्यूएबल होगा? जो उसकी वैल्यू को समझता है। आज बिटकॉइन किसके लिए वैल्यूएबल है? जो उसकी वैल्यू को समझता है। और बिटकॉइन कहां चलता है? उसकी इंटरनल कम्युनिटी में। अगर आप एक आम आदमी को, जिसको आज भी बिटकॉइन समझ में नहीं आया हुआ, उसको जाके बिटकॉइन देने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लेगा। उसको जाके इथेरियम में पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं लेगा। वही व्यक्ति लेगा इथेरियम को जो आज इथेरियम की वैल्यू को समझता है। वही व्यक्ति लेगा बिटकॉइन को जो कि आज बिटकॉइन की वैल्यू को समझता है। और वही व्यक्ति लेगा एम कॉइन को जो आज एम कॉइन की वैल्यू को समझता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कहता है ना कि सर एम कॉइन से सब्जी कब खरीद पाएंगे, तो मुझे हैरानी होती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति एम कॉइन की वैल्यू को समझा ही नहीं है। क्योंकि सब्जी खरीदने के लिए आईएनआर इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं आईएनआर से सब्जी खरीद लूंगा। मुझे एम कॉइन की सब्जी क्यों खरीदनी है? जब मुझे इस बात का पूरा भरोसा हो अगर कि आज अगर एम कॉइन $2 का है, $2.25 का है, और 1 साल बाद ये $10 का होगा, तो मैं उसे दूंगा ही नहीं कभी। आई विल होल्ड इट, आई विल होल्ड इट। क्योंकि मुझे पता है कि भविष्य में मुझे इसी दो चीज की कीमत 10 गुना मिलने वाली है, 5 गुना मिलने वाली है। आज टमाटर तो मैं रुपया देके ले सकता हूं ना। वाई नीड टू यूज एम कॉइन टू बाय टमाटर? गोल्ड खरीदने के लिए हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जो आपको एम कॉइन से गोल्ड बेच रहा है, इस बात को समझिए कि उसको एम कॉइन की वैल्यू समझ में आई है, तभी वो आईएनआर की बजाय एम कॉइन में पेमेंट लेने को तैयार है। इसीलिए वो ले रहा है। और आप दे रहे हैं क्योंकि शायद आपको अभी तक एम कॉइन की वैल्यू समझ में नहीं आई।
इसलिए आप आज देख के खुश हो रहे हैं। सो अंडरस्टैंड, किसी को अगर आपने सिर्फ दिखाने के लिए बताना, देखो यूज होता है, चलता है, अदरवाइज है। बट अगर आप जाके सब्जी खरीदने का सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप जाके ई कॉमर्स पे घड़ी खरीदने के लिए एमक्वेन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आई एम सॉरी, जिस जगह पे आईएनआर चल सकता है, डेबिट कार्ड चल सकता है, क्रेडिट कार्ड चल सकता है, उस जगह पर इफ यू आर यूजिंग एमक्वेन, आई एम सॉरी, आपको एमक्वेन की वैल्यू अभी तक समझ में नहीं आई है, आपको क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तक समझ में ही नहीं आई है। ये वेब 3 की करेंसी है, डू नॉट यूज इनटू वेब 1 एंड वेब 2, बाद में पछताओगे, बहुत बुरी तरीके से पछताने वाले हो, क्योंकि जब वेब 3 में यूज करने की बारी आएगी, वेब 3 के बेनिफिट्स के टाइम पे यूज करने की बारी आएगी, तो आपके पास होल्डिंग में होंगे ही नहीं, तब आप बड़े बड़े दाम पर खरीद रहे होंगे। एक बात याद रखना माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा कहता हूं, चाहे कमरे में रोशनी लानी हो, चाहे कमरे में रोशनी लानी हो, चाहे जिंदगी में रोशनी लानी हो, दोनों के पीछे एक होल्डर लगता है। एक बार फिर से दिमाग में जानी चाहिए बात, चाहे कमरे में रोशनी लानी हो, अपने घर में बैठे हो ना, जरा बल्ब की तरफ देखो, ध्यान दो, ट्यूबलाइट भी लगी हो तो ट्यूबलाइट की तरफ भी ध्यान दे सकते हो, उसके पीछे भी जो ट्यूब है वो होल्डर है, ट्यूबलाइट की तरफ ध्यान दो, बल्ब की तरफ ध्यान दो। चाहे कमरे में रोशनी लानी हो, चाहे जिंदगी में रोशनी लानी हो, पीछे एक होल्डर लगता है, बिना होल्डर के रोशनी नहीं आती। बिकम अ होल्डर, स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए यूज करो इसको। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। मेटावर्स, व्हाट इज मेटावर्स? डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। एक खासकर बिजनेसेस इसको यूज करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, एंड हम इसको एज अ कंज्यूमर ही यूज करेंगे। हो सकता है हम में से कोई डेवलपर जाए और उसको बनाए, बट मोस्ट ऑफ अस विल यूज इट एज अ कंज्यूमर। नाउ व्हाट इज मेटावर्स? मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, आज आप हैदराबाद में रहते हैं और आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ाया गया ताजमहल, ये ताजमहल है, और फोटो में दिखाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं, किसी ने यूट्यूबर ने वीडियो बना रखी है, देखो ताजमहल ऐसा है वैसा है, उसमें हम केवल देख पा रहे हैं, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। बट आने वाले टाइम में कोई ना कोई कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट लेगी ताजमहल को मेटावर्स पे डालने के लिए, और होगा क्या, मेटावर्स पे ताजमहल का एक डिजिटल फॉर्मेट आ जाएगा। आप एक एआई चश्मा पहनेंगे, उस ताजमहल में जाएंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप फिजिकली फील करते आप जाएंगे, टिकट काउंटर पे टिकट खरीदेंगे, आप एंटर करेंगे, एक एक चीज, आप एक गाइड को हायर करेंगे और एक एक चीज वो आपको एक्सप्लेन करेगा, और आप एग्जैक्टली वैसा फील कर पाएंगे जैसा आप फिजिकल वर्ल्ड में अगर ताजमहल को विजिट करते तो फील करते। माय डियर फ्रेंड, वेब 2 में फीलिंग्स नहीं है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं ताजमहल के अंदर क्या है, पर आप फील नहीं कर सकते, आपको वो फीलिंग नहीं आएगी जो उस यूट्यूबर ने फीलिंग ली है। जो यूट्यूबर ने फीलिंग ली है माय डियर फ्रेंड, उस यूट्यूब पे वीडियो बनाते वक्त वो फीलिंग आपको चाहकर भी वेब 2 में नहीं आएगी, बट वेब 3 में वो फीलिंग भी ऐड हो जाएगी, बिकॉज ये आपका डिजिटल प्रेजेंस ट्रेवल कर रहा होगा। कैसे? मान लीजिए अगर आप सपना देखते हैं, सपने में कोई डरावना सपना आता है, तो आप डर के उठ जाते हैं, बिकॉज सपने में आप डिजिटली ट्रैवल करके गए थे और आपने उस चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस किया, इसीलिए उससे अगर डरावने इमोशंस पैदा हुए तो आप डर के उठ गए। अगर कोई खुशी का मंजर नजर आता है तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, बिकॉज आपने उसको एक्सपीरियंस किया है। सेम वे मेटावर्स को अगर मैं एक आम भाषा में बोलूं तो ये होगा आंखों से, खुली आंखों से सपना देख पाना, खुली आंखों से सपने को जी पाना, आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, एंड दैट इज मेटावर्स। और ये हर चीज के लिए होगा, ये ताजमहल के लिए होगा, ये कुतुब मीनार के लिए होगा, ये हैदराबाद की 4 मीनार के लिए होगा, एंड दिस विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द कॉस्ट। आपको फिजिकली जितना जाके खर्चा करना पड़ता ताजमहल घूमने का, आप एक बहुत कम कॉस्ट में ड्रास्टिकली कॉस्ट को रिड्यूस करके ताजमहल घूम कर पाएंगे, 4 मीनार घूम पाएंगे। आप
और किसी जगह पर जाकर कोई दरगाह जाना है वहां जा पाएंगे, वैष्णो देवी जा पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू फील दैट फीलिंग. सो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड इज मेटावर्स. द वर्ल्ड विल मूव टू 3D फ्रॉम 2D. अभी 2D में देख रहे हैं ना एक दूसरे को. द वर्ल्ड विल मूव फ्रॉम 2D टू 3D. द रियल वर्ल्ड इमोशंस विल बी डिस्प्लेड. रियल वर्ल्ड फीलिंग्स आप ले पाएंगे माय डियर फ्रेंड. व्हाट आर एनएफटीज? अब जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रैवल कर जाएंगे, अब वहां पर फीलिंग्स को रियलिटी बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड, यू नीड फ्यू थिंग्स. डिजिटल वर्ल्ड में मैंने फिजिकल वर्ल्ड में कपड़े पहने हुए हैं, डिजिटल वर्ल्ड में क्या पहन के जाऊंगा? ऐसे ही नंगू पुंगू? नहीं. आई विल ऑल्सो वियर अ टी शर्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड. आप वो खरीदेंगे, वो एक एनएफटी होगी. आप डिजिटल वर्ल्ड में ताजमहल घूमेंगे तो आपको स्टाइल मारने के लिए एक चश्मा भी चाहिए होगा. स्टाइल मारने के लिए चश्मा चाहिए होगा ना. तो माय डियर फ्रेंड, वो चश्मा एक एनएफटी होगा. अब वहां पे आप गए, ताजमहल का सोवेनियर खरीदा आपने, जैसे हम खरीद के लेके आते हैं, तो वहां पर आप डिजिटल वर्ल्ड में ताजमहल का एक सोवेनियर लेंगे जो आप अपने डिजिटल घर के अंदर रख पाएंगे. वो सोवेनियर भी एक एनएफटी होगा. So what are NFTs? NFTs are something which is non-replaceable, non-fungible. Non-fungible का मतलब होता है non-replaceable. Something जो कि irreplaceable होगा, unexchangeable होगा. Unique identity attached to a physical world and digital asset communities. जैसे हमारे फोन के अंदर IMEI नंबर होता है, तो ये मेरा यूनिक फोन है. क्यों? क्योंकि इसका IMEI नंबर अलग है. वैसे ही जो ताजमहल का सोवेनियर आप खरीदेंगे वो मेरे खरीदे हुए सोवेनियर से अलग होगा, बिकॉज दोनों की एनएफटी नंबर्स अलग अलग होंगे. मैं क्लेम कर पाऊंगा ये मेरी है, आप क्लेम कर पाएंगे ये आपका है. जैसे मैं क्लेम कर पाता हूं ये मेरा फोन है, आप क्लेम कर पाते हैं वो आपका फोन है. अब ये फिजिकल और डिजिटल दोनों एसेट्स के लिए होगा. अब मान लीजिए आज आप एक कार खरीदते हैं, तो कार का आपको बिल मिलता है. आप उस बिल को संभाल के रखते हैं, आरसी को संभाल के रखते हैं, जिससे प्रूव होता है गाड़ी आपकी है, उस पर आपका चेसिस नंबर वगैरह लिखा होता है. भविष्य में जब आप कार बाय करेंगे तो आपको आरसी ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर कर दी जाएगी डिजिटल फॉर्मेट में. वो एक एनएफटी होगी. अब आपके पास वो है तो इसका मतलब गाड़ी आपकी है. वो जिसके पास होगी वो उसकी हो जाएगी. आज जब हम गाड़ी बेचते हैं तो साइन करते हैं ना पेपर पे, भाई इस फला फला तारीख को मैंने बेच दी, आज के बाद से गाड़ी इसकी है. वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करेंगे वो डिजिटल फॉर्म में हुआ करेगा, और आप एक एनएफटी उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया करेंगे, आई सोल्ड दिस कार्स एनएफटी टू दैट पर्सन. सो एनएफटी मीन्स समथिंग यूनिक, जो कि एक से दूसरे से बदला ना जा सकता हो. ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है? आपके पास एक बिटकॉइन है, मेरे पास एक बिटकॉइन है, दोनों सेम है, हम आपस में एक दूसरे से ले सकते हैं. आपके पास एक एम कॉइन है, मेरे पास एक एम कॉइन है, सेम है, ले सकते हैं. एनएफटी को तोड़ा भी नहीं जा सकता होगा. जैसे बिटकॉइन को हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, हमारे एम कॉइन 18 डेसिमल तक तोड़ा जा सकता है, यानी कि एक कॉइन के 18 हिस्से किए जा सकते हैं. जैसे पिज्जा के स्लाइस करते हैं, एक कॉइन के 18 हिस्से कर सकते हैं, और अब 18वां हिस्सा भी एक कॉइन का, 1 रुपया अगर मैं मान लूं तो उसका 18वां हिस्सा भी किसी को दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं. अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं कि भाई 100 रुपए है, 100 रुपए को मैंने 20 टुकड़ों में तोड़ दिए तो 5-5 रुपए हो गए, तो 5 रुपए भी किसी को दे सकते हैं ना. दैट इज करेंसी. 100 रुपए के नोट को तोड़ा जा सकता है, 1 रुपए के सिक्के को भी 5-5 पैसे में तोड़ा जा सकता है. सेम वे क्रिप्टो करेंसी को हम अपने एम कॉइन को 18 डेसिमल्स में तोड़ सकते हैं, बट एनएफटी को तोड़ा नहीं जा सकता होगा. अब एनएफटी यूनिक कैसे होगी? जैसे ये एक किताब है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, बहुत वंडरफुल किताब है, इसे आप पढ़िएगा. मैंने हिंदी में दोबारा पढ़ा और पढ़ने के बाद इंग्लिश में भी ऑर्डर करा दोबारा से कि मैं दोबारा पढ़ सकूं. बहुत ही वंडरफुल किताब है, यू मस्ट रीड इट. अब मैंने इसके अंदर बहुत सारी लकीरें मार दी हैं. देखिए इसके अंदर आपको पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, बट बहुत सारी लकीरें मार दी हैं.
अब बाजार से अगर आप ये किताब लेके आते हैं और मैं किताब लेके आया था, जब तक हम दोनों ने एक किताब को खरीदा था तो ये दोनों किताबें एक जैसी थी, हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते थे। मगर मेरी इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने जो उस पे लकीरें मार दी वो मेरी हैं। अब ये किताब दूसरी ऐसी किसी और किताब से मेल नहीं खाती, क्योंकि वो जो लकीरें डली हुई है वो यूनिक है। सो एनएफटीज आर यूनिक, जिसको एक दूसरे से आइडेंटिफाई, एक दूसरे से चेंज नहीं किया जा सकता होगा। ये कलेक्टेबल और यूजेबल फॉर्म में होंगी। जैसे मैंने कहा कि आप ताजमहल का सोवेनियर लेके आ सकते हैं, वो कलेक्टेबल होगा। आपने पानी की बोतल पी के फेंक दिया, वो आपका यूजेबल है। ओरिजिनल डिजिटल आर्ट वर्क, इवेंट टिकट्स, ओरिजिनल म्यूजिक, इन गेम्स आइटम्स, डिजिटल कलेक्टेबल्स होंगी। जैसे इन गेम आइटम्स क्या, अब हम मेटा मनी लेजेंड्स जो हमारा आ रहा है, इसको हम एनएफटी वाले चैप्टर में और ध्यान से और डिटेल में समझेंगे। हमारा मेटा मनी लेजेंड्स जो गेम है, उसके अंदर उसने वो तलवार खरीदी, वो क्या होगा, वो एक एनएफटी होगी जिसके लिए आप पे करेंगे। डिजिटल कलेक्टेबल्स, आपने डिजिटल सोवेनियर खरीदा, वो आप पे करेंगे। दुनिया की जो सबसे महंगी एनएफटी बिकी है वो 560 करोड़ की बिकी है, जो कि एक डिजिटल पेंटिंग है, जिसको हम एनएफटी में समझने वाले हैं। अगेन नाउ व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ रेंट एग्रीमेंट माय डियर फ्रेंड। इट इज लाइक अ रेंट एग्रीमेंट। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर ये चीज पूरी हो जाती है तो इस व्यक्ति को पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं होती है तो पेमेंट ट्रांसफर नहीं होंगी। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मशीन की भाषा के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया जाता है, मशीन तय करता है कि हाँ ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो गई, डिलीवर हो गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। उसके बाद पेमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी आर्टिस्ट ने दूसरे डिसाइड किया कि मैं आपका लोगो डिजाइन करके दूंगा, और वो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया। अब उस लोगो के अंदर ये चीजें होंगी, मैं लोगो की ये कॉपीज दूंगा, और 3 बार चेंज कर सकते हैं। मैंने अगर आपको लोगो भेजा और आपको लोगो पसंद नहीं आया तो 3 बार आप मुझसे लोगो चेंज करवा सकते हो। जैसे ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। मुझे उस पार्टी के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कि भाई पेमेंट ट्रांसफर कर दे यार, पेमेंट ट्रांसफर कर दे भाई, पेमेंट ट्रांसफर कर दे भाई, ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा। जैसे मैं अपने एंड से रिक्वायरमेंट्स पूरी करूंगा, ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑल्सो टोकन के लिए यूज होता है। जब एक टोकन किसी की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है कि भाई आपका इतने टोकन मेरी ब्लॉकचेन पर अगर मूव करेंगे तो आपको मेरे इतने कॉइन की खपत या इतनी गैस फीस पे करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग द पार्टीज टू ऑनर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक एग्रीमेंट होता है वैसे उस पे ऊपर वो बाइंडिंग होगा। विल एक्ट विदाउट एनी इंटरवेंशन। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। आज अगर आपको लोन लेने जाना पड़ता है, बैंकों के पास जाना पड़ता है, पैसा का अधिकार बैंक के पास है। अभी हम एक दूसरे को जब लोन देते हैं, मान लीजिए अगर हमने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लोन दे दिया, तो वो पर्सनल टच के ऊपर है, उसका कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। बट आने वाले व्यक्ति में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को लोन दे पाएगा थ्रू अ सिस्टम जो कि मशीन्स द्वारा मैनेजेबल होगा। किसी पर्सनल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आपके पास एक क्रिप्टो एसेट रखी हुई है, आपने उस क्रिप्टो एसेट को गिरवी रखा और बदले में लोन ले लिया। अगर आपने टाइमली लोन पे नहीं किया तो आपकी क्रिप्टो एसेट्स उसको ट्रांसफर हो जाएंगी। कितनी ट्रांसफर होंगी? मान लीजिए आपने 100 रुपए की क्रिप्टो एसेट पे 80 रुपए का लोन ले लिया, और कल को आपकी क्रिप्टो एसेट बढ़ के हो जाती है 200 रुपए की, तो 200 की 200 पूरी ट्रांसफर नहीं हो जाएगी, वो 100 रुपए की ही ट्रांसफर होगी। बाकी 100 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। और इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है आने वाले टाइम में पॉपुलर होगा, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि यार मेरी क्रिप्टो एसेट्स का भविष्य में स्कोप है, तो मैं उसे बेचूंगा नहीं, और मुझे पैसे की जरूरत है, मैं उसके बदले अगेंस्ट लोन ले लूंगा। लोन चुका पाया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज जो मेरी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से वो एडजस्ट होकर वो बाकी वैल्यू मुझको वापस मिल जाएगी माय डियर फ्रेंड। फ्यूचर ऑफ लेंडिंग है, फास्ट, इकोनॉमिकल, रिलायबल है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करेंगे वो बहुत कम हुआ करेंगे एज कम्पेयर टू जो वेब 2 में और हमारे बैंकिंग सिस्टम में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो बहुत ज्यादा है, उनके मुकाबले बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करेंगे, और ये भी क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर बेस्ड होगा। दो पॉपुलर जो वो है सिस्टम आज, कंपाउंड एंड यूनिस्वैप, दो पॉपुलर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऑप्शंस अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड। डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज वॉलेट्स हैं जिनके ऊपर आप जाके अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हैं, मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहती है।
अगर हम वेब 2 के बदले वेब 3 के ऑप्शन देखना स्टार्ट करें तो ब्राउजर के फॉर्म में वेब 2 में है गूगल क्रोम, वेब 3 में है ब्रेव, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में या स्मार्ट स्टोरेज में ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, तो बदले में वहां पे क्या आ रहा है, स्टोर्स और IPFS आ रहा है। वीडियो कॉल्स के लिए वहां पे स्काइप है, यहाँ पे एक्सपर्टी है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें वहां पे एंड्रॉयड और iOS है, तो यहाँ पे एसेंशिया और EOS है। सोशल नेटवर्क की बात करें वहां पे फेसबुक और ट्विटर है, तो यहाँ पे स्टीमिट और अकासा है। मैसेजिंग की हम बात करें वहां पे वी चैट, व्हाट्सएप वगैरह है, तो यहाँ पे स्टेटस है। रिमोट जॉब के लिए बात करें वहां पे यूपी है, तो यहाँ पे एथलेंस है। वहां पे जो है फाइवर वगैरह है, तो यहाँ पे एथलेंस है। तो ऑलरेडी वेब 3 के ऑल्टरनेटिव्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मेरा पार्ट यहाँ पर ही था। अगर किसी का आज की ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ सकता है, कोई और भी का सवाल है तो पूछ सकता है, अगर पॉसिबल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मेरा पार्ट यहीं तक था।